जिस पत्नी ने पति से अलग होने का केस कोर्ट में चला रखा था और कह रही थी कि 25 लाख रुपए दो तभी मैं तुम्हें तलाक दूंगी और उससे पहले मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटवाती रहूंगी, ना तो तलाक दूंगी और ना ही तुम्हें चैन से जीने दूंगी। ये जब पत्नी कह रही थी उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वह जो पत्नी होती है वह एकदम से अपने ससुराल पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने ससुराल वालों से रो रो कर माफ़ी मांगने लगती है और अपने पति से भी माफ़ी मांगती है। कौन थी वह पत्नी और ऐसा क्या हुआ था, क्या किया था पति ने जिसकी वजह से पत्नी जाकर रो रो कर उनसे माफ़ी मांगने लगी, और उसके बाद इस कहानी में इससे आगे क्या होता है, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश ग्वालियर शहर के पासी के गांव में एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है विनय। विनय जब परिवार में दो भाई हैं, बड़े वाले भाई की शादी हो चुकी है और छोटा वाला भाई अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है। पिता का बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है और कुछ पुश्तैनी जमीन भी है उनके पास। अब यहाँ पर जो विनय होता है वह पढ़ाई लिखाई करने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कॉलेज में जाया करता है और वहीं पर उसकी मुलाकात एक रेनू नाम की लड़की से होती है। रेनू जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और यहाँ पर रेनू भी उसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। तो यहाँ पर दोनों जब एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं तो यहाँ पर जो विनय है वह रेनू से शादी करने के लिए बोलने लगता है। और यहाँ पर जब रेनू से विनय शादी करने के लिए बोलता है तो यहाँ पर माता पिता को भी इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है। घर वालों की रजामंदी से दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो दोनों अब एक ही घर के अंदर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। रेनू के घर में उसकी एक बड़ी बहन है जो कि एडवोकेट है और रेनू का जो जीजा है वो घर पर ही रहा करता है, क्योंकि रेनू और उसकी बड़ी बहन का एक बड़ा भाई होता है वो किसी कारण से इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गया था और उसके बाद उसका जीजाई घर को संभाला करता है। अब यहाँ पर जब रेनू की शादी हो जाती है तो वह परिवार के अंदर आती है और कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ समय बीतता है तो समय के साथ साथ यहाँ पर रेनू को मॉडल बनने की लत लग जाती है और उसके बाद वह अपने छोटे छोटे वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगती है। अब जैसे इन वीडियोस के बारे में यहाँ पर विनय को पता चलता है तो विनय इस बात का विरोध करता है, लेकिन जो रेनू है वो उससे मना करने लगती है। कहती है कि नहीं, मैं तो इसी तरह से रहूंगी और मुझे तो वीडियो बनाने हैं और अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है, क्योंकि इस तरह से वीडियो बनाकर सुना है कि मॉडल बन जाया करते हैं। अब यहाँ पर जो विनय होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि देखो हमारा परिवार है और परिवार के अंदर इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं होंगी, क्योंकि हम लोगों की इज्जत है गांव के अंदर, और गांव वाले जब तुम्हारे वीडियोस को देखकर तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन रेनू उसकी एक बात को नहीं सुनती है और उसके बाद उसे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीऊंगी और मैं जा रही हूँ यहाँ से। विनय भी उसे नहीं रोकता है, सोचता है कि कुछ दिन अपने गांव में रहेगी तो उसके बाद ठीक ठाक होकर वापस लौटेगी और इसी वजह से वह उसे जाने देता है। यहाँ पर जब विनय के घर वाले होते हैं वह उसे समझाते भी हैं कि बेटा ऐसा मत कर, इसको मना कर यहीं पर रोक ले, लेकिन वो उनकी एक नहीं मानता है और रेनू यहाँ से अपने मायके चली जाती है। मायके में जाने के बाद उसकी बड़ी बहन उसको वहां पर मिलती है और जब बड़ी बहन को पता चलता है कि उसका पति उसे ये काम करने से रोक रहा है तो उसके बाद वह उसे उल्टा सीधा भड़काने लगती है। कहती है कि तू चिंता मत कर, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पति को तो घुटनों पर ला दूंगी और उसे तुमसे माफी मांगनी होगी, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि महिलाओं के कितने सारे अधिकार हुआ करते हैं। अब यहाँ पर जो रेनू होती है वह अपनी बहन की बातों को सुनकर कुछ ज्यादा ही सोच बैठती है और उसके बाद बहन की बातों में चलने लगती है। यहाँ पर बहन की बातों को सुनकर वह जैसा बहन कहा करती वैसे ही करने लगती है और यहाँ पर जब उसका पति का लगभग 2 महीने बाद उसके पास फोन आता है तो वह साफ साफ बोल देती है। कहती है कि देखो अब तक तो मैं ये कह रही थी कि यही मुझे करना है, लेकिन अब आगे तुम्हें ना मेरे साथ रहना होगा और हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ रहकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और तुम्हें माता पिता से बिल्कुल अलग होना होगा। अब यह बात सुनकर यहाँ पर जो विनय होता है वो उसे समझाने लगता है, कहता है कि रेनू देखो हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते हैं और हम दोनों ने इसीलिए कोर्ट मैरिज की थी ताकि दहेज का कोई लेना देना ना हो और किसी भी तरह से घर में कोई परेशानी ना हो। हालांकि मेरे चाचा जी तो मना भी कर रहे थे कि तू ऐसा लव मैरिज मत कर, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि हर लव मैरिज वाली लड़की ऐसी नहीं हुआ करती, तो तू ऐसा बिल्कुल भी मत कर और मेरे साथ आकर यहीं पर रहने लग। अब इन बातों का रेनू के ऊपर थोड़ा सा असर होता है और इस असर के चलते यहाँ पर जो रेनू होती है अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ और मेरे बहन जीजा से बात करके मुझे यहाँ से ले जाओ।
इसके बाद यहाँ पर जो विनय होता है वो अपनी पत्नी के कहे अनुसार उसके मायके में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उसके बहन जीजा से बातचीत करता है। वो लोग उसे धमकाते भी हैं, लेकिन वो सभी बातों को सर नीचे करके सुन लेता है और कहता है कि आगे से गलती नहीं होगी और आगे से हम दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं होगी। यहाँ पर इन सभी शर्तों को मानने के बाद जो विनय होता है वो रेनू को अपने साथ लेकर वहां से सीधा अपने घर चला जाता है और घर के अंदर रखने लगता है। लेकिन जो रेनू होती है वो लगभग मुश्किल से 6 महीने उसके साथ अच्छी तरह से रहती है, लेकिन उसके बाद से फिर से उसकी यही बात होने लगती है। इसका मेन कारण होता है यहाँ पर जो रेनू की बहन होती है वो होती है, क्योंकि रेनू का जो जीजा था वह अपनी पत्नी के कहे में इतना चला करता था कि उसे देख देख कर रेनू को भी बहुत कुछ अपेक्षा विनय से होती है, लेकिन विनय एक गणमान्य घर का व्यक्ति था तो इसी वजह से वह ऐसा नहीं कर पाता है और यहाँ पर रेनू को घर के अंदर महिलाओं की तरह रहना पड़ता है। 6 महीने बाद जो रेनू होती है वह दोबारा से इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाती है और अपनी रील्स वगैरह बनाने लगती है। अब इन रीलों को देखने के बाद जब विनय विरोध करता है तो उसके बाद पत्नी कहने लगती है कि देखो ये सब कुछ परिवार की वजह से ही तो हो रहा है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से ग्वालियर चलते हैं और वहीं पर अपना एक छोटा सा किराए का घर लेकर रहेंगे, या फिर तुम ऐसा करो मेरे साथ मेरे घर पर चलो, क्योंकि वहां पर मेरा जीजा भी तो रहा करता है, तो तुम भी वहीं पर रह लेना और घर वालों से कोई भी नाता मत रखो। अब यहाँ पर विनय जब इस बात को सुनता है तो उसके बाद कहने लगता है कि ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो, ये मेरा परिवार है और मेरे माता पिता ने मुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया कि मैं तुम्हें लेकर अपना अलग रहूं। मैं तो अपने माता पिता के साथ रहूंगा और तुम्हें माता पिता की सेवा करनी होगी, चाहे जो भी काम हो उनके कहे से करना है, क्योंकि अपने लिए जिंदगी जीने का समय हमारे पास बहुत है और जब माता पिता इस दुनिया से चले जाएंगे तो उसके बाद सभी फैसले और सभी हिसाब किताब हमें ही देखना होगा और तब हम अपने हिसाब से जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन ये बात रेनू को रास नहीं आती है, क्योंकि उसकी बहन बार बार फोन करके उसे समझा दिया करती है और इन बातों को चलते उसे थोड़ा सा घमंड आ जाता है और वो कहने लगती है कि नहीं, अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और परिवार के साथ तुम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ये बात विनय से सहन नहीं होती है और उसके बाद जो विनय होता है वह अपनी पत्नी को बुरी तरह से धमका देता है और कह देता है कि अगर मेरे साथ रहना है तो माता पिता के साथ रहना होगा, मैं बिल्कुल भी तुम्हें लेकर अलग से नहीं रहने वाला। यहाँ पर जो रेनू होती है वह इस बात को लेकर इशू बना देती है और इसके बाद इन दोनों में कहासुनी हो जाती है। कहासुनी के चलते जो रेनू होती है फिर से रूठ कर अपने मायके चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। इधर यहाँ पर रेनू की जो बहन होती है वो अपने काम को सुचारू रूप से चालू कर देती है, यानी कि रेनू को भड़काने का और उसे बताने का ढेर सारी कानून की ऐसी धाराएं, क्योंकि वो तो वकील थी ना, तो इसी वजह से वह उसे ढेर सारी धाराएं बताती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो रेनू होती है वह अपनी बड़ी बहन के कहे में चलकर अपने पति से बातचीत भी नहीं करती है और उसके बाद जब उसके पति का फोन उसके पास आता है तो यहाँ पर वह बार बार उस फोन को काट दिया करती है। अब जब विनय ये बात देखता है तो बड़ा ही हैरान और परेशान होता है और अपने माता पिता से इस बात के बारे में जिक्र करता है। कहता है कि इस तरह से रूठ कर चली गई है तो मैं तो अब उसे लाने वाला नहीं हूं, मैं अकेले ही यहाँ पर रह लूंगा और आप लोगों की देखरेख कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर विनय के जो परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि बेटा इस तरह से घर को उजाड़ा नहीं करते और तू ऐसा कर, यहाँ से ना अपनी पत्नी को मनाने के लिए जा और वो इस बार आ जाएगी जैसे पहले आई थी और इस बार हम भी उसे समझा देंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर माता पिता जबरदस्ती करके विनय को वहां से उसकी पत्नी के मायके में भेज देते हैं और जो विनय होता है माता पिता के कहे अनुसार बाइक लेकर वहां पर चला जाता है। लेकिन जैसे विनय वहां पर जाता है तो इस बार यहाँ पर रेनू की बड़ी बहन का जो पलड़ा था वो काफी ज्यादा भारी था और उसने अपनी छोटी बहन को काफी ज्यादा समझा दिया था, क्योंकि छोटी बहन पहले भी एक बार रूठ कर आई थी और वो दोबारा से रूठ कर आ चुकी है। तो वो कहने लगती है कि तेरा पति तो तेरी इज्जत ही नहीं किया करता है और इससे अच्छा तू इसको सबक सिखा ले, वरना जिंदगी भर तेरे साथ ऐसे ही करेगा। ऐसा कहकर उसने उसे पूरी तरह से बहका दिया था और बड़ी बहन के बहकावे में आकर रेनू अपने पति से साफ साफ बोल देती है कि मेरा फाइनल फैसला है कि तुम अलग से रहोगे या तो तुम यहीं पर रहने लगो तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और माता पिता के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। लेकिन विनय अपने माता पिता से अलग होना नहीं चाहता था तो वह अपनी पत्नी से कह देता कि ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो शौक से रहो, लेकिन मैं अपने घर वालों से अलग बिल्कुल भी नहीं रह सकता। ऐसा कहकर विनय वहां से वापस लौट आता है और इसके बाद यहाँ पर रेनू की जो बड़ी बहन होती है उसे और भी ज्यादा सिखाने पढ़ाने लगती है। विनय जब घर जाता है तो माता पिता पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तो वह पूरी बात बता देता है। माता पिता तो ये भी कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, यहाँ से अलग रहकर अपनी पत्नी को रखने लग, कोई भी दिक्कत नहीं, तेरा घर तो बसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो विनय होता है वह साफ साफ इनकार कर देता है,
कहता है कि पिताजी, ऐसी पत्नी जो कि मुझे अब अपने माता पिता से अलग कर सकती है, कल को हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे तो हम उनसे कुछ भी कहने लायक नहीं रहेंगे। तो इसी वजह से मैं आपको नहीं छोड़ सकता और उसे रहने दो। अगर वो अलग होना चाहती है तो बेशक से अलग हो जाए, लेकिन मैं इस बात में बिल्कुल भी उसका साथ नहीं दे सकता। यहां पर यह बात सुनकर माता पिता खूब उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह साफ साफ इनकार कर देता है। इधर यहाँ पर जो रेनू होती है, उसकी बड़ी बहन उसे बहला फुसलाकर कोर्ट में ले जाती है और कोर्ट में एक याचिका दर्ज कर देती है, जो कि याचिका इस तरह की थी कि या तो उसे साथ रहना चाहिए, अगर साथ नहीं रह रहा है तो उसे कम से कम 25 लाख रुपए देने होंगे, जिन 25 लाख रुपयों से वो जीवन में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर विनय जब ये बात सुनता है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है और वो पल भी याद आते हैं जब उन दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था और प्यार करके एक दूसरे से शादी कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर अब जो पत्नी है वो उसी की जान की दुश्मन हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों में एक अनकही लड़ाई सी होने लगती है और एक दूसरे से काफी ज्यादा ये अंदर ही अंदर परेशान होने लगते हैं। यानी कि यहाँ पर जो विनय होता है वह रेनू से नफरत करने लगता है मन ही मन, और इधर जो रेनू होती है वह विनय से नफरत करने लगती है, क्योंकि जब केस होता है तो इधर उधर से वकील तरह तरह के झूठे मामले दर्ज किया करते हैं और इन मामलों को लेकर दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। धीरे धीरे इनके केस को चलते हुए लगभग 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल के अंदर जो विनय होता है वह एक याचिका भी दर्ज करता है, क्योंकि 25 लाख रुपए वो नहीं देना चाहता था और कहता है कि मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूं, लेकिन वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं है। तो कोर्ट आदेश करता है कि आप जाओ एक बार और लेकर आओ उसे। लेकिन जब वो उसे लेने के लिए जाता है तो यहां पर पत्नी साफ साफ मना कर देती है और उसके बाद जो विनय होता है वह खाली हाथ वहां से वापस लौट आता है। विनय वहां से वापस लौट आया था और इन 3 सालों के अंदर इन दोनों की जो भी बातचीत हुई थी वो केवल कोर्ट के अंदर ही हुई थी और उसके अलावा इनकी कोई भी बातचीत नहीं होती है। यहाँ पर जो विनय की पत्नी रेनू होती है वो उससे कह देती है कि देखो, मेरी बहन तो एडवोकेट है और उसे तो कोर्ट आने जाने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और ना ही मेरा पैसा लगने वाला है, लेकिन तुम्हें मैं चैन से नहीं जीने दूंगी, ना तो तुम्हें तलाक दूंगी और ना ही तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे। इधर जो विनय होता है वह इस बात से काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि बार बार उसे तारीखों पर जाना पड़ता है। जिस काम धंधे में वो अपने पिता का हाथ बटाया करता था वो सब कुछ भी रह जाता है और ये बातें उसको अंदर ही अंदर काफी ज्यादा टॉर्चर करती हैं। एक शाम की बात होती है जब रात के तकरीबन 11 बजे हुए थे और 11 बजे विनय जिस कमरे में आराम किया करता है उस कमरे के अंदर से एकदम से खुटफुट की आवाज आने लगती है। अब यहाँ पर जो विनय की माँ होती है वह पानी पीने के लिए उठी थी और उसके बाद वह खिड़की से झांक कर देखने लगती है तो विनय, जो कि पंखे के ऊपर एक कपड़े को बांध रहा था और उसने नीचे स्टूल रख रखा था, इस बात को देखकर विनय की जो माँ होती है वो जोर जोर से शोर मचा देती है और वहां पर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद जो बड़ा भाई होता है वह दरवाजा तोड़ता है और तोड़ने के बाद जब विनय को वहां से उतारा जाता है तो विनय फूट फूट कर रोने लगता है और जब उसे चुप कराकर पूछते कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो यहाँ पर विनय एक ही बात बताता है कि अब मुझे करना तो करना क्या चाहिए, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई है। इस बात को सुनकर माता पिता मामले की गंभीरता को समझते हैं और एक बार फिर से उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारी पत्नी वहां पर रखना चाहती है तो तू वहीं पर रह ले, हमसे अलग हो जा। लेकिन विनय साफ साफ मना कर देता है, कहता कि ऐसा तो मैं कभी भी नहीं कर सकता, इसी वजह से तो मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर रहा था। ये बात सुनकर माता पिता गंभीरता को समझते हैं और समझने के बाद यहाँ पर इस बारे में सोचने लगते हैं। माता पिता जब इस विषय पर काफी ज्यादा सोचते हैं तो सोचने के बाद उन्हें ख्याल आता है विनय के बड़े भाई की एक साली होती है, जिस साली का डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स होने के बाद वो अपने घर पर बैठी हुई है। तो यहाँ पर वो लोग सोचने लगते हैं कि जब अगर ऐसी बात है तो इसको घर पर लाकर रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ना तो उसे छुटकारा दे रही थी और ना ही उसके साथ रहने के लिए तैयार थी। अगर ये बात घूमते घूमते उसके पास पहुंचेगी तो शायद उसकी अकल ठिकाने आ जाए कि उन्होंने तो उसके बड़े भाई की साली को घर पर रख लिया है और उसी से विनय की शादी करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो सभी लोग बैठकर इस बात को करते हैं और बात करने के बाद यहाँ पर विनय से भी इस बारे में पूछा जाता है। तो जो विनय होता है वो कहता है कि अगर ऐसे कुछ हो जाता है तो बेशक से तुम ऐसा कर लो, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो विनय होता है उसकी रजामंदी से बड़े भाई की साली को घर के अंदर लाया जाता है, जो कि उनके मायके में रह रही थी, और उसके बाद उसे घर के अंदर रखा जाता है। जब वो घर के अंदर रहने लगती है तो यहाँ पर जो विनय होता है उसको भी थोड़ी सी तसल्ली होती है और यह बात धीरे धीरे उसकी पत्नी रेनू तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि घर के अंदर अब रचना रहने लगी थी।
जब पत्नी को ये बात पता चलती है तो वह इस बारे में अपनी बहन से जिक्र करती है और कहती है कि बहन, वो तो घर के अंदर किसी और को ले आया है और अब शायद उसी से शादी करेगा, ऐसा ही सुनने में आया है। लेकिन इस बात को सुनकर बहन कहती है कि तू ऐसा क्यों चिंता कर रही है, वो बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता। कानूनन रूप से जब तक तुमसे उसकी शादी हो रखी है तो वह किसी के साथ ना तो शादी कर सकता है और ना ही लिविंग रिलेशन में रह सकता है। तो तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें कोर्ट में खड़ा कर दूंगी, अपने आप देख लूंगी और तुम कैसे भी परेशान मत हो। ऐसा कहकर बहन ने अपनी बहन को समझा दिया था और उसके बाद कोर्ट में इसके खिलाफ भी कार्रवाई करने लगती है। लेकिन यहां पर जब कार्रवाई होती है तो कार्रवाई के दौरान कोर्ट में यह चीज बता दी जाती है कि ये तो इनकी रिश्तेदार है और रिश्तेदार घर पर आ सकती है, इसके लिए कोई भी कानून मना नहीं कर सकता। तो ये हमारी रिश्तेदार घर पर है, इससे ये मतलब थोड़ी नहीं है कि इससे शादी कर रहा है। और शादी का अगर कोई प्रूफ आपके पास हो तो बता सकते हो, या लिविंग का कोई प्रूफ हो तो बता सकते हो। यहाँ पर कोर्ट के अंदर ये बात पूरी तरह से फेल हो जाती है। और इसके बाद कोर्ट की तारीख के बाद जब विनय और रेनू का आमना सामना होता है तो रेनू कहने लगती है कि तुम अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकते। तभी यहाँ पर जो विनय होता है वो कहने लगता है कि कामयाब तो मैं हो चुका हूं, अब मैं देखता हूं कि तुम क्या करती हो। तुम मुझे तलाक नहीं देना चाहती ना, तो मैं भी तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता और ये कोर्ट का केस ऐसे ही चलता रहेगा ना। तो मेरे पास 25 लाख रुपए हैं और इसका मैंने पूरा इंतजाम करवा लिया है, क्योंकि यहां पर विनय ने अपने आप को पूरी तरह से बेदखल कर लिया था। वह तो केवल घर के अंदर रहा करता था, ऊपर से उसके जो बड़े भाई की साली है वो भी घर के अंदर रहा करती थी। और इसके बाद विनय अपनी पत्नी से साफ साफ बोल देता है कि शादी तो मैं उसी से करूंगा, लेकिन जब तक तुमसे तलाक नहीं हो रहा है उस टाइम तक हम लोग ऐसे रहेंगे और कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर विनय तो वहां से चला जाता है। लेकिन अब रेनू की समझ में आने लगता है कि क्या हो रहा था और कैसे हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो रेनू होती है वह बड़ी बुरी तरह से बौखला जाती है और अपनी बहन से इस बारे में बात करने लगती है। कहती है कि बहन, कोर्ट केस कितना लंबा चलेगा। तो यहाँ पर बहन कहती है कि इसका कोई पता नहीं है, न जाने कितना लंबा खिंच जाए, क्योंकि कोर्ट केस तो अक्सर इंसान के इस दुनिया से जाने के बाद भी चलते रहा करते हैं। यहाँ पर जो रेनू होती है वह इस बारे में सोचने लगती है कि कहीं मेरे केस के साथ भी ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, मेरी तो जिंदगी ऐसी अटकी रह जाएगी, ना तो विनय के पास रह सकती हूँ और ना ही किसी और से दूसरी शादी कर सकती हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो रेनू होती है वह सोचने लगती है और सोचते सोचते उसे एहसास होता है कि उसने बहुत गलत किया है और उसे अपने पति से जाकर माफी मांगनी चाहिए। ऐसा सोचकर जो रेनू होती है वो सीधा विनय के घर जाती है और वहां जाकर उसके परिवार वालों से और उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो मेरी बड़ी बहन ने मुझे बहला फुसला दिया था और इसी वजह से ये सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर जो विनय होता है वो कहता है कि नहीं, माफी मांगने से कोई जरूरत नहीं है और तुम ऐसा करो, अपनी बड़ी बहन के साथ ही रहो, मैं तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रख सकता और माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। जैसा तुम चाह रही थी वैसा ही होगा, ना तो तुम मुझे तलाक देना और ना ही मेरे साथ रहना, क्योंकि मैं तो अपने माता पिता की सेवा करने के लिए तुम्हें घर पर रख सकता हूं। इसके बाद जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ माता पिता की सेवा कर लूंगी और बिल्कुल भी मुझे ना तो अलग से रहना और ना ही मैं इंस्टाग्राम पर रील वगैरह बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो विनय होता है अब तक वह अपनी पत्नी से न जाने कैसी नफरतें कर चुका था, क्योंकि वहां पर उसकी बहन ने इस तरह के आरोप विनय और उसके परिवार पर लगा दिए थे, जिनके बारे में सोचकर उन्हें अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा नफरत हो जाती है। तो इसके बाद यहाँ पर पूरा परिवार भी और जो विनय होता है वह इस बात के लिए मना कर देता है और कहता है कि अब तो तुम कोर्ट केस ही लड़ो, मैं तो के साथ रहूंगा। और अब ये बेचारी जब यहां पर आ गई है तो चारों तरफ ये बात भी फैल गई है कि ये विनय के साथ रहा करती है, तो मैं इसी से शादी करूंगा। यहां पर जो रचना होती है उसके बारे में वो ये सब बातें कह देता है और रेनू माफी मांगकर रो रोकर जीत कर वहां से वापस लौट जाती है। वह वहां से वापस लौट गई थी, लेकिन लौटने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर ली है और अभी तक तो उन दोनों का कोर्ट केस ही चल रहा है। आगे जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।